नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। झारखंड की राजनीति के पितामह स्वर्गीय शिबू सोरेन का जीवन और उनकी जटिल विरासत। एक ऐसा सफर जो जितना विशाल है उतना ही उलझा हुआ भी। तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि साहूकारों से लड़ने वाले एक युवा लड़के ने आखिर भारत का नक्शा कैसे बदल दिया। है ना कमाल की बात। चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के मुख्य बिंदु रहेंगे एक युग का अंत, त्रासदी से जन्मा आंदोलन, झारखंड का जन्म, सत्ता, गठबंधन और विवाद, एक जटिल और मिश्रित विरासत और अंत में भारत रत्न पर बहस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एक युग का अंत, एक राष्ट्र का आदिवासी महानायक को नमन। बात अगस्त 2025 की है, जब 81 वर्ष की आयु में शिबू सोरेन के निधन की खबर आई तो सच कहूं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। राजनीतिक विचारधाराओं से बिल्कुल ऊपर उठकर सभी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर आदिवासी अधिकारों के लिए उनके इस दशकों लंबे संघर्ष को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ये अपने आप में उनके व्यापक प्रभाव का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। उनके इस राष्ट्रीय प्रभाव को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि देश के शीर्ष नेतृत्व ने भी उन्हें एक ऐसे ज़मीनी नेता के रूप में याद किया जो हाशिए पर पड़े लोगों, खासकर आदिवासी समुदायों, गरीबों और शोषितों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से जुनूनी थे। मतलब उनका समर्पण बिल्कुल स्पष्ट था। सेक्शन 2, त्रासदी से जन्मा आंदोलन, गहरे दुख से राजनीतिक जागृति तक। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1944 में उनका जन्म हुआ, लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्दी एक कठोर मोड़ ले लिया। मात्र 15 साल की उम्र में 1959 में साहूकारों के गुंडों ने उनके पिता सोबरन मांझी की हत्या कर दी। जाहिर है इस दर्दनाक घटना ने उन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पता है, इसी त्रासदी ने एक चिंगारी का काम किया। इसी ने उन्हें 1962 में संथाल नव युवक संघ की स्थापना करने और शोषण के खिलाफ आदिवासी युवाओं को एकजुट करने की वो दृढ़ प्रेरणा दी। और यही वो शुरुआती नेतृत्व और संघर्ष था जिसने उन्हें लोगों के बीच दिशोम गुरु की बेहद प्रिय उपाधि दिलाई। दिशोम गुरु यानी राष्ट्र या समुदाय का मार्गदर्शक। ये महज एक नाम नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे वो एक आम इंसान से उठकर लोगों की सामूहिक चेतना का एक जीवंत प्रतीक बन गए। सेक्शन 3, झारखंड का जन्म, स्वायत्तता के लिए लंबा संघर्ष। अब अगर हम इसे भौगोलिक नजरिए से देखें तो ये समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि ये पूरा का पूरा संघर्ष भारत के बिल्कुल हृदय में छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के जंगलों और पहाड़ियों के बीच किस तरह से मजबूती से केंद्रित था। और ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात के गवाह हैं कि जिस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया उसकी जड़ें दशकों गहरी बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना में रची बसी थीं। सच कहा जाए तो ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान बचाने का एक बहुत बहुत बड़ा संघर्ष था। सफर काफी लंबा रहा। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की सहस्थापना से शुरुआत हुई। फिर 80 के दशक में उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा। लगभग 30 वर्षों की वो अथक रैलियां, वो लगातार प्रदर्शन, और तब जाकर आखिरकार नवंबर 2000 में आधिकारिक तौर पर एक अलग झारखंड राज्य का सपना हकीकत में बदल पाया। इस पूरे आंदोलन के कुछ बेहद मजबूत स्तंभ थे। जल, जंगल, जमीन की वो ऐतिहासिक लड़ाई और मूल निवासी समुदायों के लिए स्वशासन की जोरदार वकालत। सोरेन ने विविध और हाशिए के समूहों को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। और हाँ, उन्होंने तीर धनुष को अपनी पहचान का प्रतीक बनाया। ये सब ये सुनिश्चित करने के लिए था कि आंदोलन सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि लोगों के अस्तित्व और उनके सम्मान की लड़ाई बने। सेक्शन 4, सत्ता, गठबंधन और विवाद, शासन की वास्तविकताएं। अब जब संघर्ष सड़कों से निकलकर संसद और सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया तो चीजें थोड़ी बदलने लगीं। उनका चुनावी सफर वाकई अपार सफलताओं से भरा रहा। जरा सोचिए, केंद्र में 3 बार कोयला मंत्रालय का नेतृत्व करना, 8 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद बनना, ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनके 3 अलग अलग कार्यकाल गठबंधन की उसी नाजुक प्रकृति के कारण अक्सर काफी छोटे ही रहे। लेकिन भाई, सार्वजनिक जीवन में सत्ता के साथ गंभीर कानूनी चुनौतियां भी तो आती हैं। सोरेन को भी 1994 के बहुचर्चित शशिनाथ झा मामले जैसी कई कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा।
हालांकि ये बताना बहुत जरूरी है कि देश की शीर्ष अदालतों ने अंततः उन्हें सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया था। इन विवादों से उनकी छवि पर सवाल जरूर उठे, लेकिन उनका राजनीतिक वजूद अपनी जगह बिल्कुल अड़िग रहा। यहाँ एक तुलना करना बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ उनकी शुरुआती कट्टरपंथी जमीनी सक्रियता थी जो काफी टकरावपूर्ण थी, जहां वो सामंतवाद विरोधी थे और पूर्ण स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। और दूसरी तरफ उनकी बाद की मध्यमार्गी राजनीति थी, जहां पूरा जोर समझौते, गठबंधन बनाने और सहयोग पर था। ये जो बदलाव था ना, ये असल में सत्ता हासिल करने और एक नया राज्य बनाने की जमीनी व्यावहारिकताओं को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सेक्शन 5, एक जटिल मिश्रित विरासत, विशेषज्ञों के दृष्टिकोण। चलिए अब देखते हैं कि आज के समाजशास्त्री इस दोहरे स्वरूप को कैसे देखते हैं। विशेषज्ञ वर्जीनियस खाखा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उनके आंदोलन की सफलता इस बात में थी कि उन्होंने एक समावेशी आंदोलन खड़ा किया, एक ऐसा आंदोलन जो क्षेत्रीय संघवाद का समर्थन करता था और जिसमें समाज के सबसे हाशिए पर पड़े लोगों को शामिल किया गया था। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है। वहीं दूसरी ओर संजय बसु मल्लिक एक अलग नजरिया पेश करते हैं। वो बताते हैं कि यद्यपि सोरेन का ये सहयोगात्मक और समझौता वाला दृष्टिकोण विवादास्पद जरूर था और इसकी वजह से शायद जल जंगल जमीन के कुछ मूल लक्ष्य अधूरे भी रह गए, लेकिन कड़वा सच शायद यही है कि यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने अंततः झारखंड को एक राज्य का दर्जा दिलाया। और इन विशेषज्ञ दृष्टिकोणों को समेटते हुए विचारक गणेश नारायण देवी एक बहुत ही सटीक बात कहते हैं। वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि तमाम विवादों को अगर एक तरफ रख दें तो भी झारखंड की पहचान गढ़ने और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने में शिबू सोरेन की जो भूमिका रही है ना, उसकी कोई बराबर ही नहीं कर सकता। वो वाकई अद्वितीय हैं। सेक्शन 6, भारत रत्न पर बहस, एक स्मारकीय व्यक्तित्व का मूल्यांकन। अब आते हैं आज की सबसे प्रासंगिक चर्चा पर। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग। उनके समर्थकों का एक बहुत ही मजबूत तर्क है। उनका मानना है कि ये सम्मान केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा, बल्कि ये सदियों पुराने शोषण के खिलाफ एक पूरे समुदाय के लचीलेपन और संघर्ष को मान्यता देना होगा। आदिवासी राजनीति को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाकर भारत का नक्शा फिर से खींचने के लिए ये उनके लोकतंत्र संघर्ष का एक सच्चा सम्मान होगा। तो इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़े जा रहा हूं। इतिहास को दिशुम गुरु के इन जटिल विवादों के मुकाबले राज्य निर्माण की उनकी इन स्मारकीय उपलब्धियों को आखिर किस तरह तौलना चाहिए? जैसा कि देश आज उनकी विरासत का मूल्यांकन कर रहा है, यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि इतिहास के पन्नों में उनकी असली जगह कहाँ होनी चाहिए। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।